नमस्कार। आज हम स्टीवन कॉटलर की एक बड़ी दिलचस्प किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल इस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये किताब असल में इस बारे में है कि जो चीजें हमें नामुमकिन लगती हैं उन्हें कैसे हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल। और सबसे कमाल की बात यह है कि कॉटलर कहते हैं कि इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। मतलब कोई जादू नहीं, बल्कि एक सीखा जा सकने वाला फॉर्मूला है। हाँ, ये सिर्फ किसी की पर्सनैलिटी या किस्मत की बात नहीं है। वो कहते हैं कि जो शिखर प्रदर्शन है ना, इसका रास्ता हमारे न्यूरोबायोलॉजी मतलब हमारे दिमाग और शरीर के विज्ञान में है। अच्छा। और उन्होंने इसे समझने के लिए 4 हिस्सों में बांटा है। पहली है प्रेरणा, फिर सीखना, फिर रचनात्मकता और आखिर में प्रवाह यानी फ्लो। ये चारों चीजें मिलकर ही हमें अपनी सीमाओं से आगे ले जाती हैं। तो शुरुआत प्रेरणा से करें, वो पहली चिंगारी जो हमें मुश्किल काम शुरू करने के लिए चाहिए। इसमें 3 चीजें आती हैं, ड्राइव, फिर दृढ़ता यानी ग्रिट और सही तरह के लक्ष्य। ड्राइव से उनका क्या मतलब है? ड्राइव मतलब हमारी अंदर की ताकतें, जैसे किसी चीज को जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा, किसी काम के लिए जुनून, जिंदगी का कोई बड़ा मकसद, अपने काम पर कंट्रोल होना और किसी हुनर में माहिर होने की चाह। अच्छा। बाहरी चीजें जैसे पैसा है वो एक हद तक ही मोटिवेट करती हैं। किताब में एक आंकड़ा भी है, शायद $75,000 सालाना कमाई के बाद पैसे का असर प्रेरणा पर कम हो जाता है। ओह, दिलचस्प। फिर अंदरूनी ड्राइव ज्यादा जरूरी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद अंदरूनी प्रेरणा ही असल में आपको आगे बढ़ाती है। और फिर आपने कहा दृढ़ता, ग्रिट, ये क्या है? ग्रिट का मतलब है लंबे समय तक किसी एक लक्ष्य के पीछे जुनून और लगन से लगे रहना। इसमें सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि वो सोच भी शामिल है कि हम मुश्किलों से सीख सकते हैं, जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट। और अपने डर पर काबू पाना। किताब में एक बड़ी अच्छी बात कही है, क्रूरता की आदत या हैबिट ऑफ फेरोसिटी। वो क्या होती है? इसका मतलब है कि जैसे ही कोई चुनौती आए उससे तुरंत भिड़ जाओ, उसे टालो मत। अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेट ना करना। और लक्ष्य कैसे होनी चाहिए? लक्ष्य बहुत जरूरी है। पहले तो एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला मकसद हो, फिर उसे पाने के लिए ऊंचे और मुश्किल लक्ष्य, और फिर रोजमर्रा के बिल्कुल साफ लक्ष्य। ये हमें रास्ता दिखाते हैं, भटकने नहीं देते। ठीक है। तो प्रेरणा हमें शुरू करवाती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, टिके रहने के लिए सीखना जरूरी है। किताब सीखने की रफ्तार बढ़ाने पर भी जोर देती है। हाँ बिल्कुल। सीखने के लिए भी वो ग्रोथ माइंडसेट तो चाहिए ही, साथ में जानकारी को परखने की काबिलियत भी। लेखक इसे सच्चाई का फिल्टर कहते हैं। सच्चाई का फिल्टर मतलब ये समझना कि कौन सी जानकारी वाकई काम की है, किस पर भरोसा करें। और हाँ, किताबें पढ़ने को बहुत अहम बताया गया है। क्यों? हाँ, आजकल को इतनी जानकारी ऑनलाइन है। हाँ है, लेकिन किताबें आपको किसी विषय की गहरी समझ देती हैं जो शायद ब्लॉग पोस्ट या छोटे वीडियो से ना मिले। एक जगह कहा गया है कि हफ्ते में 5 घंटे ध्यान से पढ़ना आपको सालों का अनुभव दे सकता है। अरे वाह, ये तो कमाल है। और सीखने का कोई खास तरीका भी बताया है? हाँ, एक 5 कदमों वाला तरीका है। उसमें पढ़ना, उस विषय के एक्सपर्ट्स से मिलना, अलग अलग नजरिए खोजना, यहाँ तक कि जो आपके विचार से उल्टे हों उन्हें भी समझना। अच्छा। और फिर जो सीखा है उसे दूसरों को समझाना या सिखाना शामिल है। इससे कॉन्सेप्ट और पक्के हो जाते हैं। साथ ही 80-20 नियम इस्तेमाल करने की सलाह है। मतलब उन 20% चीजों पर फोकस करो जिनसे 80% नतीजे मिलते हैं। अपनी कमजोरियों के बजाय ताकतों को और बेहतर बनाने पर जोर देना। और इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ, उसका भी जिक्र है। हाँ, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना भी सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है। ठीक है, तो प्रेरणा हो गई, ये सीखना भी हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रास्ता बिल्कुल साफ नहीं होता, पता नहीं होता कि आगे क्या करना है। तब हाँ, यहीं पर रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी काम आती है। और ये सिर्फ पेंटिंग या संगीत बनाने तक सीमित नहीं है। सही, ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी चाहिए। बिल्कुल, नई समस्याओं के नए हल ढूंढना। किताब इसे भी दिमाग के नजरिए से देखती है। कहती है कि ये हमारे दिमाग के 3 नेटवर्क के तालमेल से पैदा होती है। ध्यान वाला नेटवर्क, कल्पना वाला जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क भी कहते हैं, और चीजों की अहमियत पहचानने वाला साइलेंस नेटवर्क। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। हाँ, पर मजे की बात यह है कि रचनात्मक लोगों में ध्यान और कल्पना वाले नेटवर्क कई बार एक साथ सक्रिय हो सकते हैं, जो आमतौर पर अलग अलग काम करते हैं। अच्छा, तो क्या हम अपनी रचनात्मकता बढ़ा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, और तरीके बड़े सहज हैं, जैसे अच्छा मूड बनाए रखना, आभार जताना, ध्यान यानी माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, कसरत करना, पूरी नींद लेना। दिमाग को साफ करती है, कनेक्शन बनाने में मदद करती है। प्रकृति में समय बिताना, अकेले रहना, यहाँ तक कि खुद पर कुछ सीमाएं लगाना भी
रचनात्मकता को जगा सकता है। सीमाएं लगाना, ये कैसे? जब हमारे पास साधन कम होते हैं या नियम होते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा जुगाड़ू और अनोखे हल निकालने की कोशिश करता है। थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स के लिए कभी-कभी बॉक्स का होना जरूरी है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन लंबे समय तक क्रिएटिव बने रहना तो मुश्किल होता होगा। होता है, निराशा आती है। किताब कहती है कि निराशा को ये संकेत मानो कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरों के साथ मिलकर काम करना यानी सहयोग करना, और बस लगे रहना, गति बनाए रखना जरूरी है। समझ गया। और अब आते हैं उस चौथे और आखिरी स्तंभ पर, जिसे किताब टर्बो बूस्टर कहती है, प्रवाह यानी फ्लो। ये वो जोन वाली स्टेट है क्या? हाँ, वही। वो कमाल की स्थिति जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, आपको समय का पता नहीं चलता, खुद का ध्यान नहीं रहता और आपका प्रदर्शन अपने आप बहुत बढ़ जाता है। हाँ, महसूस किया है कभी-कभी। इसके लिए क्या चाहिए होता है? इसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, जैसे काम का लक्ष्य बिल्कुल साफ हो, आपको तुरंत फीडबैक मिल रहा हो कि आप कैसा कर रहे हैं, और जो चुनौती है वो आपकी स्किल के हिसाब से हो, न बहुत आसान न बहुत मुश्किल। और एकाग्रता तो चाहिए ही होगी। जबरदस्त एकाग्रता, आत्मचेतना का खो जाना, समय की धारणा बदल जाना, ये सब इसकी पहचान है। क्या ये सिर्फ एक एहसास है या दिमाग में भी कुछ होता है इस दौरान? नहीं, इसके पीछे पूरा न्यूरोसाइंस है। इसे ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी कहते हैं। मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो सोच विचार प्लानिंग करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो थोड़ा शांत हो जाता है। अच्छा, वो शांत क्यों हो जाता है? ताकि दिमाग के दूसरे हिस्से ज्यादा तेजी से और सहजता से काम कर सकें। और इस दौरान डोपामीन, नॉरेपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन जैसे कई न्यूरोकेमिकल्स निकलते हैं जो फोकस, खुशी और सीखने की क्षमता बढ़ाते हैं। कमाल है। तो इस फ्लो स्टेट में पहुंचा कैसे जाए? क्या इसके कोई ट्रिगर है? हाँ, किताब में 22 ट्रिगर बताए गए हैं। कुछ अंदरूनी हैं, जैसे पूरी तरह ध्यान लगाना, लक्ष्य साफ रखना। कुछ बाहरी हैं, जैसे थोड़ा सा जोखिम लेना, नया और दिलचस्प माहौल होना। और कुछ रचनात्मक कामों से जुड़े हैं और कुछ सामाजिक भी हैं, जैसे किसी टीम के साथ मिलकर काम करते हुए ग्रुप फ्लो में आना। ये सारे ट्रिगर असल में हमारा ध्यान पूरी तरह से वर्तमान पल पर लाने में मदद करते हैं। क्या ये फ्लो हमेशा बना रहता है या आता जाता है? नहीं, ये एक चक्र में आता है। कॉटलर इसे 4 स्टेज का चक्र बताते हैं। पहला है संघर्ष, स्ट्रगल, जब आप किसी मुश्किल चीज से जूझ रहे होते हैं। फिर आता है मुक्ति, जब आप थोड़ा ब्रेक लेते हैं, दिमाग को आराम देते हैं, और फिर अचानक आप फ्लो की स्थिति में आ जाते हैं। और चौथा है पुनः प्राप्ति, रिकवरी। फ्लो के बाद दिमाग और शरीर को आराम की जरूरत होती है। इस चक्र को समझना और मैनेज करना जरूरी है ताकि आप बार बार फ्लो का अनुभव कर सकें। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल का सार ये है कि नामुमकिन लगने वाले लक्ष्यों को हासिल करना मुमकिन है अगर हम इन 4 चीजों प्रेरणा, सीखना, रचनात्मकता और प्रवाह को समझें और इन्हें साधने पर काम करें। बिल्कुल, ये किस्मत या सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने जीव विज्ञान पर आधारित एक अभ्यास है जिसे कोई भी सीख सकता है और अपना सकता है। ये हमें अपनी क्षमताओं को एक नए नजरिए से देखने का फ्रेमवर्क देता है। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर नामुमकिन का भी एक फॉर्मूला है, एक तरीका है, तो हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा नामुमकिन है जिसे हम शायद अब मुमकिन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। वाकई सोचने के लिए एक बढ़िया विचार है ये। इस गहरी और दिलचस्प चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।